आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप सबको बहुत मुबारकबाद कि आपका पेपर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से फंसे हैं। इसका मतलब आपका पेपर काफ़ी अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो फार्माकोलॉजी के एमसीक्यूज़ हैं उनके आंसर। इसमें जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने दिए थे बहुत सारे फंसे हैं। अब कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा इधर उधर घुमाया गया है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हैं। जैसा कि आप लोग खुद जाके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देख सकते हैं। तो आगे भी आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैं यही उम्मीद करता हूं कि सब में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। अब मैंने सोचा कि इस बार टाइम था तो आपके एमसीक्यूज़ के आंसर भी दे दूं। बहुत सारे बच्चों के ये कमेंट रहते हैं। तो देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, ड्रग विच इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन। कह रहे हैं कि वो कौन सी दवा है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर गाबा जो एक तरीके का न्यूरोट्रांसमीटर है उसके लेवल को बढ़ाता है। तो डायज़ेपाम एग्जाम्पल है, फेनोबार्बिटोन है, सोडियम वेलप्रोएट है और कार्बामाजेपिन। तो इसमें जो राइट आंसर है वो सोडियम वेलप्रोएट। आप सर्च करेंगे तो आपको डायज़ेपाम भी दिखा देगा, फेनोबार्बिटोन भी दिखाएगा, इसलिए कि ये जो दो दवाएं हैं बेंजोडाइजेपिन वाली, ये भी गाबा रिसेप्टर पे ही काम करती हैं और गाबा को मतलब किसी न किसी तरीके से हेल्प करती हैं, समझ रहे हैं। लेकिन डायरेक्टली ये क्या है, गाबा के लेवल को बढ़ाती नहीं है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन अगर ऐसा होता, सी ऑप्शन ऐसा देता ये या डी ऐसा देता कि ऑल ऑफ दी एबो, तो हम उसको करते। लेकिन चूंकि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे होगा सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दी डोज ऑफ टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्टर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। मतलब आपको मालूम है कि दवा हम अलग अलग रूट से एडमिनिस्टर करते हैं बॉडी के अंदर। तो कह रहे हैं कि जो पेनिसिलिन की दवा बनती है तो उसका जो टेस्ट डोज है, जो अभी मतलब हम किसी को ठीक करने के लिए नहीं, सिर्फ अभी उसका हम टेस्ट करने के लिए क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो कह रहे हैं किस रूट से वो दवा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है आपका सी। ठीक है ना, इंट्रा मस्कुलर रूट से उसको देते हैं। नहीं सॉरी, इसका राइट आंसर होगा इंट्राडर्मल, डर्मिस में देते हैं। ठीक है ना, डी इसका आंसर होगा। क्या कहते हैं, इसका आंसर होगा डी, यानी इंट्राडर्मल रूट से इसको देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच लोकल एनेस्थेटिक ऑफ चॉइस ड्यूरिंग द लेबर। ये कह रहे हैं कि जब बच्चा के पैदा का टाइम होता है, चाइल्ड बर्थ का जो टाइम होता है, तो उस टाइम पे दर्द को ख़त्म करने के लिए, दर्द ज़्यादा ना हो माँ को, तो कौन सी दवा, कौन सी लोकल एनेस्थेटिक हम लोग देते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर है बी, बुपीवोकैन। ठीक है ना, ये भी एक तरीके का कोकैन ही वाली दवा है, लेकिन ये वाली दवा ज़्यादा चलाते हैं। हालांकि अगर ये जैसे कोकैन है, प्रोकैन है, इसका भी आप स्प्रे कर देते हैं तो दर्द ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये वाली दवा चलती है। ठीक है, लिग्नोकैन भी दे सकते हैं, ये भी अच्छी दवा है। तो इस सारी दवाएं एक ही कैटेगरी की हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है मेरे हिसाब से वो होगा बी। अगला क्वेश्चन है, नॉर्मल सैलाइन, एनएस जो बोतल वगैरह चढ़ता है, समझ रहे हैं, तो वो उसके बारे में पूछा कि क्या है वो। अब ये क्वेश्चन कैसा बनाया, ऑल्सो नॉन एज 0.9% सोडियम क्लोराइड, ये भी आंसर ठीक है। एनएस इज़ ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये भी सही है। उसके अलावा एनएस शुड बी एवॉइडेड इन सीएचएफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, इसको नहीं देना चाहिए। तो ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एनएस से रिलेटेड ठीक हैं। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर यानी जब हार्ट मतलब कमज़ोर हो जाता है तो उसको हम लोग बहुत ज़्यादा लोड नहीं देते हैं, और अगर हम ये नॉर्मल सलाइन उसको चढ़ाएंगे तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हार्ट को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, इसका क्या कहते हैं, लोड बढ़ेगा, समझ रहे, प्री लोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या है, हम उसको ये नहीं देंगे। तो हमारे तीनों ऑप्शन जो है वो मतलब सही है, तो इसलिए आंसर इसका होगा डी, 4 का आंसर क्या होगा, डी। उसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा। कौन सी दवा क्या है जो सलाइवा के थ्रू बाहर निकलती है। तो इसका राइट आंसर है मतलब बी, ज़्यादा अमाउंट लिथियम का क्या है, सलाइवा के थ्रू बाहर निकलता है। अब इसको जब उसमें पढ़ते हैं नॉन रीनल एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, तो उसमें भी इसको एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया जाता है। सिक्स क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिशिएंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो काफ़ी अच्छे से आपको याद होगा, इसका आंसर है विटामिन B12 एंड आंसर बी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आपका, ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू द फॉलोइंग रूट इज़ मोस्ट लाइकली टू बी सब्जेक्टेड टू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दवा का इफेक्ट कम कर दिया जाता है, ये होता है हमारे लीवर में जाके, समझ रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि किस रूट से हम लोग दवा दें तो सबसे ज़्यादा मतलब अफेक्टेड होती है दवा। तो अगर हम ओरल रूट से देते हैं, मुंह से दवा को खाते हैं, तब ज़्यादा उस पर क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पहले दवा हम जब खाते हैं तो इंटेस्टाइन से सीधे हमारे हार्ट में नहीं पहुंचती है, पहले दवा पहुंचती है हमारे लीवर में, फिर वहां से हमारे हार्ट में पहुंचती है, फिर वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अगर आप किसी को आईवी रूट से यानी नस में दवा उसके लगा दे रहे हैं वेन के अंदर, तो वहाँ से वो दवा सीधे ब्लड में वहाँ पे हार्ट में पहुँच जाती है और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर बाद में लीवर में घूमती हुई आती है, तब वो क्या है मेटाबोलाइज होती है। तो हमारा इसमें राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्या कहते हैं, दी एसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज़। ये कह रहे हैं कि ड्रग एडिक्शन किसी को होता है तो उसमें एसेंशियल फीचर्स क्या दिखेंगे, क्या सिम्टम्स वगैरह हैं। तो ये थोड़ा सा मतलब दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछा है। तो क्या इसमें ऑप्शन दिया है, फिजिकल डिपेंडेंस, यानी क्या ऐसा है कि मतलब सिर्फ उसकी बॉडी को उसकी नीड होगी, समझ रहे, ब्रेन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। उसके बाद दूसरा है फिजिकोलॉजिकल डिपेंडेंस, समझ रहे, तो ये भी एक इसका आंसर नहीं है। उसके बाद तीसरा है बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल, तो इसमें फिजिकल और ब्रेन, समझ रहे, साइकोलॉजिकल मतलब जो हमारे ब्रेन पे मेंटल पे सिस्टम पे काम करे, तो दोनों जगह इसका डिपेंडेंस होता है, यानी बॉडी को भी उसकी ज़रूरत महसूस होती है और ब्रेन को भी ज़रूरत महसूस होती है। जब किसी को ड्रग एडिक्शन होता है, जैसे कि कोई हीरोइन ले रहा है, तो दोनों चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो आंसर इसका राइट है सी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, ये आसान है कि BCG, ये तो फर्स्ट ईयर में भी कई बार पढ़ा आपने कि ये किसके लिए वैक्सीन है, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एन एग्जाम्पल ऑफ लूप डायूरेटिक। लूप डायूरेटिक का एग्जाम्पल कौन सा है? तो फ्यूरोसिमाइड। अगर क्लासिफिकेशन आपको याद है तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन बनाया है। अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। तो कह रहे हैं कि बारबिचुरेट एक्ट ऑन रिसेप्टर। अब किस रिसेप्टर पे काम करता है? तो आसान सी बात है, गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड, यानी गाबा आप लिख देंगे, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है, A drug needed for treatment or prevention of a rare disease is called as an orphan drug। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्फन, यानी यतीम जिसको बोलते हैं ना, जिसका कोई माँ बाप नहीं हो, तो ऐसे ही ये दवाएं होती हैं, कभी कभार बिकती है, इसलिए ऐसी दवाओं का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई होता है। और आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि क्या कहते हैं, मतलब सीलिंग प्राइस से गवर्नमेंट लगा देती है कि इससे ज़्यादा आप दवा को रेट बढ़ा नहीं सकते। लेकिन ऑर्फन जो ड्रग्स होती है ना, इसका दवा का रेट वो लोग अपनी मन मर्जी से लगाते हैं, वो चाहे तो 1 लाख रख दें, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए कि ये दवाएं ऐसी हैं जो कभी कभार बिकती हैं, अगर वो रेट ज़्यादा नहीं लगाएंगे तो कोई बनाएगा ही नहीं, तो बहुत सारे पेशेंट तो मर जाएंगे। इस वजह से क्या किया उन्होंने, अपनी मर्जी से, सरकार ने भी छोड़ दिया, चलो यार तुम इस दवा को बना रहे हो, इतना खर्चा कर रहे हो, ये दवा बिकती नहीं है, बहुत सारी एक्सपायर भी होती होगी, तो चलो तुम्हें ऑप्शन है, अपने हिसाब से दवा का रेट तुम तय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ड्रग एडमिनिस्टर बाय दी इंटेस्टाइनल, सॉरी क्या कहते हैं, इंट्रानेजल। इसमें चूँकि मोबाइल में मैं देख रहा हूँ तो बहुत छोटा दिख रहा है, हालांकि चश्मा भी मैंने लगा रखा है। एडमिनिस्टर बाय इंट्रानेजल स्प्रे, एप्लीकेशन फॉर सिस्टेमिक एक्शन। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ना ये होना चाहिए, सिस्टेमिक हटा के ये एक्शन बाद में आना चाहिए, क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर एक्शन, और बीच में यहाँ पे जगह देना चाहिए, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या फिल करें समझ में नहीं आ रहा, समझ रहे ये कि नेज़ल से जब हम लोग दवा देंगे तो वो दवा भी क्या है हमारे ब्लड में पहुँचेगी, उसी को बोलते हैं सिस्टेमिक, समझ रहे हैं। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है, ये इसमें मिस्टेक हो गया, मुझे ऐसा लग रहा क्वेश्चन बनाने में। यहाँ पे ना खाली जगह जो छोड़ना चाहिए था वो 4 के बाद छोड़ना चाहिए था और आगे एक्शन लगाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन सिफालोस्पोरिन। जो सिफालोस्पोरिन्स होती हैं उसका फर्स्ट जनरेशन का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो उसका एक एग्जाम्पल है सिफालेक्सिन, ये तो आसान सी बात है। अगला क्वेश्चन है, एफेड्रीन कॉजेज। एफेड्रीन की वजह से कौन से मतलब वो क्या करता है, जाके हम अगर किसी को एफेड्रीन दें तो क्या करेगा? तो एक आपको लिख देना, इसमें वेसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। आप करके आए होंगे, अब पता नहीं आपको याद था कि नहीं आता, अगर आपने वो वाली दवा पढ़ोगी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक वाला, तो आपको याद रहता है ये। उसके अलावा क्या है, ऑक्सीटोसिन कॉजेज यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये ट्रू और फॉल्स करना है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उसके अलावा है 21 and 30 अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन अमाइनो ए एंड अमाइनो बी
सॉरी, इन चैन ए एंड चैन बी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो उसमें दो चैन होते हैं। एक होता है चैन ए जो ऊपर होता है जिसमें क्या है 21 अमाइनो एसिड होते हैं। उसके बाद एक नीचे चैन होता है जिसमें क्या कहते हैं मतलब उसमें होते हैं 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये दो चैन मिलके क्या है पूरा इंसुलिन बनता है। तो वही क्वेश्चन पूछा है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या कहते हैं सही है, क्वेश्चन नंबर 17 आप इसको ट्रू करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, एथम्ब्यूटोल कैन कॉज ओटोटॉक्सिसिटी। तो ये सही नहीं है, इसकी वजह से मतलब ओटोटॉक्सिसिटी नहीं होती है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन वगैरह हो सकता है लेकिन टॉक्सिसिटी नहीं होती है, समझ रहे हैं, ऑप्टिक सिस्टम में हमारे। उसके अलावा क्या कहते हैं दी टर्म एनाल्जेसिक मीन्स एंटी डायबिटिक, तो ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है IgE एंटीबॉडी कॉजेज एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। ये कह रहे हैं कि IgE जो इम्यूनोग्लोबिन E है, कह रहे हैं कि एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि क्या कहते हैं एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कॉज करता है। अब ये एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन क्या है, तो क्या कहते हैं पहले ये समझिए इसका आंसर क्या है। तो आंसर इसका क्या कहते हैं अगर मतलब देखा तो ट्रू, ये ट्रू है, ठीक है ना। IgE जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन कॉज करते हैं, लेकिन आपको एडिशनल थोड़ा सा यहाँ पे जान लेना चाहिए कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन होता क्या है। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन एक तरीके का एलर्जिक रिएक्शन होता है, समझ रहे। एंटीबॉडी हमने दिया, उसकी वजह से एक तरीके से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, और ये एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर, बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स आते हैं, पूरी बॉडी में आते हैं। जैसे कि एकदम से आदमी का ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, डिफ़िकल्टी इन क्या कहते हैं आदमी को ब्रीदिंग में, सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लग जाती है, ऐसे चेहरा उसका सूज जाता है, चेहरे में सूजन हो जाता है। उसके अलावा शॉक हो सकता है, उसको आदमी बेहोश भी हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये सारा मतलब दिक्कतें हो सकती हैं एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन के अंदर। तो ये जो हमने अभी ये MCQs आंसर का क्वेश्चन का मतलब एक वीडियो मैंने बनाया है, क्या मुझे आगे भी ऐसा बनाना चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।